हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सी ए प्रेप वन स्टॉप सोल्यूशन। तो हमने अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ SPOM सेट बी स्टार्ट किया था। आज हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा उसका सेकंड वीडियो है। हमने अभी तक पढ़ लिया था पिलर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, और अब हमारा बचा हुआ है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज अ लीडर। ये हम आज कंप्लीट कर देंगे जिससे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो हम शुरू करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट से। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट, अब ये जो इसका फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, सर्वाइवल एंड सस्टेनेबिलिटी आर अ प्री कंडीशन फॉर एनी बिजनेस टू बी सक्सेसफुल। ये आप मार्क कर लो, ये आपको MCQ में आ सकता है कि एक बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए क्या प्री कंडीशन होते हैं। तो सर्वाइवल एंड सस्टेनेबिलिटी आर द प्री कंडीशन। उसके बाद लिखा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंप्राइजिंग द फैक्टर्स दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट हैविंग इन्फ्लुएंसेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स परफॉर्मेंस एंड स्ट्रैटेजिक पोजीशन। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बियॉन्ड होता है, बट उसका इन्फ्लुएंस रहता है ऑर्गेनाइजेशन पे, उसकी परफॉर्मेंस पे, स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे। सपोज पॉलिटिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं किसी भी कंट्री में या वर्ल्ड में, तो वो सब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके इन्फ्लुएंस के बाहर है, वो उसको चेंजेस को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता। जो चेंजेस होंगे वो होंगे, ठीक है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस, जो चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, उसका इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन पे ज़रूर होता है एंड उसकी परफॉर्मेंस पे भी होता है। अब कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री कौन सी है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। सपोज़ एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरी इंडस्ट्री मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की ही है। अब अगर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस करने बैठा है ना, उसने कंपेरेबल फर्म एक शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले ली, तो ये तो कोई लॉजिकल एनालिसिस हुआ ही नहीं ना। उसको अपनी सिमिलर जो दूसरी कंपनी जो सिमिलर ऑपरेशंस कर रही है उसको अपने आप को उन्हीं से कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब अपनी इंडस्ट्री की कंपनीज से कंपेयर करना पड़ेगा। तो एक इंडस्ट्री क्या होती है, यहाँ लिखा हुआ है इंडस्ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपनी दैट आर रिलेटिवली कंपेरेबल बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़ और कैन बी सीन एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस यूनिट्स पार्टिसिपेटिंग इन सिमिलर इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विस। ये हमें पढ़ के बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा कि एक इंडस्ट्री ऐसी ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं जो कि जिनकी प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़ सेम होती हैं। प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़ हमने ऊपर पढ़ा था, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स वगैरह। तो जिन कंपनीज़ की आपस में प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़ सेम होती हैं उनके ही ग्रुप को इंडस्ट्री कहा जाता है, बिकॉज़ वो आपस में कंपेरेबल है, क्योंकि वो सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो उसके 2 सबसेट्स, दैट इज़ इट्स बेसिकली उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है रिमोट एनवायरनमेंट और एक होता है इंडस्ट्री ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। अब रिमोट एनवायरनमेंट क्या होता है? रिमोट एनवायरनमेंट कंप्राइजेज स्टीपल। ये स्टीपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा स्टीपल। स्टीपल का फुल फॉर्म क्या है? एस फॉर सोशल, T for technological, economical, environmental, political, legal and ethical factors that comprise factors that originate beyond of any single firm's operating situation। मतलब ये जो रिमोट एनवायरनमेंट होता है, जैसे कोई सोशल चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, इकोनॉमी चेंज हो गया, या इन्वायरमेंटल कुछ चेंजेस आ गए, पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, या कोई लॉ लीगल चेंज आ गया, या कुछ एथिकल फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोल के बियॉन्ड है, उस पर ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। ये जो चेंजेस अपने आप होने हैं वो होने ही हैं। एंड अदर थिंग इट इज़ सेइंग रिमोट एनवायरनमेंट प्रेजेंट्स फॉर्म विद अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। ये तो ऑब्वियसली बात है, जब आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जब वो चेंज होगा, सपोज़ कोई लीगल चेंज आ गया, आप कोई काम एक तरह से करते थे, अब लॉ में चेंज आने की वजह से आपको उस वर्क को दूसरी तरह से करना पड़ेगा, तो वो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू हैव टू गो विद द लॉ। कि जो चेंजेस आया है एनवायरनमेंट में, आपको उसके साथ उसमें ढलना पड़ेगा, कहते हैं ना उसमें ढलना पड़ेगा। जो भी चेंजेस आए हैं तो आपको उस हिसाब से वर्क करना पड़ेगा, आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो एनवायरनमेंट को। रिमोट एनवायरनमेंट प्रेजेंट्स फॉर्म्स विद अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करता है, थ्रेट्स देता है, कॉन्स्ट्रेंट्स देता है, बट रियली डज अ सिंगल फॉर्म exert any meaningful reciprocal influence। मीनिंगफुल रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है कि सपोज़ कोई एक टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ठीक है, अब सपोज़ टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, जैसे हम मोबाइल फ़ोन्स का ही एग्जांपल लेते तो वही लेते हैं कि पहले कीपैड वाले फ़ोन आते थे, कोडी कीपैड वाले फ़ोन आते थे, फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो टच स्क्रीन वाले फ़ोन्स आने लग गए। अब कोई अगर कंपनी जैसे नोकिया थी, पहले नोकिया बहुत ही ज़्यादा
की प्लेयर थी मार्केट में। अब सपोज़ जैसे QWERTY कीबोर्ड से टच स्क्रीन वाले फ़ोन्स आने लग गए, तो उन्होंने फटाफट से एज़ पर इंडस्ट्री चेंजेस, एज़ पर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था उसके वो जो उसमें जो चेंजेस आ रहे थे, नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़ को चेंज नहीं किया, उसको डेवलप नहीं किया, तो वो मार्केट से आउट हो गया, क्योंकि वो रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, वो रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस नहीं कर सका मार्केट को, कि अगर मार्केट में टच स्क्रीन वाले फ़ोन आए हैं तो वो ये डोमिनेंस नहीं बना के रख सका कि नहीं, टच स्क्रीन वाले की जगह हमारे QWERTY कीपैड वाले फ़ोन ही चलेंगे। तो ये वही लिखा है, बट रियली डज अ सिंगल फर्म एक्सर्ट एनी मीनिंगफुल रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस बहुत ही रेयर चांसेस में होता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो चेंज आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को उसके हिसाब से चेंज करना ही पड़ता है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज सेइंग। अब यहाँ पे लिखा है इंडस्ट्री एनालिसिस पहले जो था वो पेस्ट था, पेस्ट फ्रेमवर्क उसमें सिर्फ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आती थी, बट उसके बाद ये पेस्टल बन गया। अब पेस्टल था, पेस्टल के बाद इसमें और एड ऑन्स, जब पेस्ट से पेस्टल बना तो उसमें इन्वायरमेंट और लीगल का एड ऑन हो गया। अब वो पेस्टल से स्टीपल बन गया उसमें, क्योंकि एक एथिकल एस्पेक्ट भी जोड़ दिया है, ये जो अभी हमने स्टीपल पढ़ा ऊपर। ठीक है, as a part of analysis of industry operating environment that affect industry profitability as well as competitive position of business organization within it, these factors can be grouped into elements such as customers, competitors, suppliers, advocacy groups, regulations, regulatory groups and many other elements, जैसे इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल हो गई, सप्लायर्स, सप्लाईज एंड बिजनेस एंड बायर्स etc. Basically, it considers the wider picture through factors that are capable to decide the growth trajectory in addition to future profitability. तो ये कह रहे हैं कि जो भी इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट का जब आपको एनालिसिस करना है, तो पहले तो ये समझो कि जो इंडस्ट्री ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट करता है इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को, प्लस जो इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव पोजीशन है उसको, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का उस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी है उसको, प्लस कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है उसका, उसको जो भी अपना ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट रहता है। और वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कस्टमर्स हो गए, कुछ कंपेटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, रेगुलेशन जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी रेगुलेटरी ग्रुप्स हैं, ये सब चीज़ें इंडस्ट्री के ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी और ये कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो फर्स्ट इज़ इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी। अब इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी में मिशेल ई पॉटर है, उन्होंने 5 फोर्सेस मॉडल दिया है टू असेस द इंटेंसिटी ऑफ इंडस्ट्री कंपटीशन। इंडस्ट्री कंपटीशन की इंटेंसिटी को असेस करने के लिए मिशेल ई पॉटर ने 5 फोर्स मॉडल दिया है। अभी 5 फोर्सेस जो हैं होते हैं मॉडल में, उसको वो क्या होते हैं, बायर्स, सब्सटीट्यूट्स, सप्लायर्स, पोटेंशियल एंट्रेंट्स एंड इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स। ये होता है 5 फोर्स मॉडल ऑफ मिशेल ई पॉटर। इसके 5 फोर्सेस क्या है, बायर्स दैट इज़ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, सब्सटीट्यूट्स दैट इज़ थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, थर्ड इज सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, पोटेंशियल एंट्रेंट्स जो भी न्यू एंट्रेंट्स आने का थ्रेट, इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स दैट इज रिवेलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स। सबसे पहला फैक्टर हम पढ़ते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। जो बार्गेनिंग पावर होता है बायर्स का, डिटरमिन करता है द एबिलिटी ऑफ बायर्स टू डिक्टेट द टर्म्स इंक्लूडिंग द प्राइस। बार्गेनिंग पावर विल बी हाई इफ कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर इज लो, बायर्स आर लेस एंड बायर्स इन हाई वॉल्यूम फ्रॉम स्मॉल सप्लायर्स। क्या कह रहा है कि जो जो बार्गेनिंग पावर होता है बायर्स का, वो डिटरमिन करता है बायर्स का जो एबिलिटी है कि वो प्राइस को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बार्गेनिंग पावर विल बी हाई इफ कॉस्ट ऑफ स्विचिंग द सप्लायर इज़ लो। अब क्या होता है कि कोई सपोज़ आप
जनरल स्टोर पे जाते हो, ठीक है, तो जनरल स्टोर तो अब आसपास बहुत सारे होते हैं। तो अगर आप किसी से चावल ख़रीदने जाते हो, जो खुले वाले चावल आते हैं, ठीक है, आप उनसे चावल ख़रीदने जाते हो, अगर वो आपको ज़्यादा रेट के बोलते हैं तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं इससे तो अच्छा दूसरे शॉप से जाके ले लूँगा, वहाँ पे कम रेट का सेम क्वालिटी का एंड सेम क्वांटिटी का मेरे को चावल मिल जाएगा, तो मैं यहाँ से क्यों लूँगा। तो मतलब आप बहुत ईजिली इधर से ना लेके आप दूसरी शॉप से ले सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग, सपोज़ आपको यहाँ वॉक करके जाना है, वहाँ पे आपको बाय रिक्शा या बाय और स्कूटी या वटेवर वहाँ उससे जाना है, तो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग द बाय सप्लायर इज़ वेरी लो फॉर यू, ठीक है। और बहुत सारे सिमिलर सप्लायर अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सप्लायर है उस चीज़ का, बहुत सारे जनरल स्टोर्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे केस में जो बार्गेनिंग पावर होता है बायर का, मतलब जो हम सामान खरीदने जा रहे हैं, हमारा बार्गेनिंग पावर बहुत हाई होता है कि हम बोलेंगे कि नहीं, हम इससे अच्छा, आपसे अच्छा तो फिर मैं उधर से ले लूँगा, मुझे वहाँ पे अच्छे रेट का मिल जाएगा। तो वो बंदा अपना रेट कम कर देगा, बोलेगा नहीं नहीं चलो यहीं से ले लो, बिकॉज उससे लगेगा कि मेरा कस्टमर जो है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में जो बार्गेनिंग पावर होता है बायर का, वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है। अब अगर बार्गेनिंग पावर हाई होगा तो ऑब्वियसली प्राइसेस लो हो जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे कस्टमर्स के पास, वो सबसे लोवेस्ट प्राइस वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहेंगे, तो प्राइस लो, सारे सप्लायर्स अपना प्राइस लो से लो रखेंगे कि भाई कस्टमर जो है वो हमारे पास सामान खरीदना है, ठीक है। तो हाई बार्गेन पावर में लीड टू लो प्राइजेस और हाई कॉस्ट, हैंस रिजल्ट्स इन लो मार्जिन। ऑब्वियसली जो कॉस्ट है, कॉस्ट तो उतना ही लगेगा, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है, अगर सप्लायर अपना कम कर देगा तो उसके पास लो मार्जिन आएगा। अ बायर ग्रुप इज़ पावरफुल इफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस होल्ड ट्रू। जो बायर ग्रुप है वो पावरफुल कब होगा, अगर इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड टू परचेज लार्ज वॉल्यूम रिलेटिवली लार्जर टू सेलर सेल्स, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम परचेज़ करता है, ठीक है, जब ज़्यादा वॉल्यूम परचेज़ करते हैं तो हमें पता है कि रेट कम हो जाते हैं। द प्रोडक्ट इट परचेजेस फ्रॉम द इंडस्ट्री रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ बायर्स कॉस्ट ऑफ परचेजेस। अब जो प्रोडक्ट्स वो परचेज़ कर रहा है बायर, वो जो परचेज फ्रॉम द इंडस्ट्री रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ बायर्स कॉस्ट और परचेजेस। तो ये जो चीज़ परचेज़ कर रहा है बायर, वो बायर के एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट का हिस्सा होता है। थर्ड पॉइंट है, जो प्रोडक्ट वो परचेज़ कर रहा है इंडस्ट्री से, वो स्टैंडर्ड है और अनडिफ्रेंशिएटेड है। इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इज़ अनइम्पॉर्टेंट टू द क्वालिटी ऑफ द बायर्स प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब वो जो इंडस्ट्री से सामान खरीद रहा है वो स्टैंडर्ड और अनडिफ्रेंशिएटेड, मतलब उसमें बहुत स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो कुछ कस्टमाइज़ करा रहे हैं, मतलब ऐसा प्रोडक्ट है जो हर जगह मिल जाएगा सिमिलर शेप एंड साइज़ में। बायर जो है उसके पास फुल इन्फॉर्मेशन है, फेसेस फ्यू स्विचिंग कॉस्ट, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि मैं यहाँ से नहीं तो यहाँ से ले सकता हूँ, ये मेरे को इस प्राइस में नहीं देगा तो मैं कहीं और से इस प्राइस में ले लूँगा, उसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर सेटिस्फाई होते हैं तो बार्गेनिंग पावर जो होता है बायर का वो हाई होता है। अगली चीज़ है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर डिटरमाइन करता है द कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द इनपुट। बार्गेनिंग पावर इज़ हाई इफ रिप्लेसमेंट ऑल्टरनेट इज़ नॉट अवेलेबल। सप्लायर ग्रुप इज़ पावरफुल इफ द फॉलोइंग। ये तो हमें पता ही है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर वो ज़्यादा से ज़्यादा रेट कोट करेगा अगर जो वो प्रोडक्ट दे रहा है, जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जो वो सर्विस सेल कर रहा है, वो सेम प्रोडक्ट और सर्विस सेल करने वाले बहुत, मतलब या तो लोग है ही नहीं है तो बहुत कम लोग हैं, तो वो ऑब्वियसली अपना मन चाहा रेट कोट करेगा, बिकॉज जो बायर्स हैं उनके पास और ऑल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर ये सारे फैक्टर सेटिस्फाई होते हैं तो सप्लायर ग्रुप पावरफुल हो जाता है। द फर्स्ट इज डोमिनेटेड बाय अ फ्यू कंपनीज एंड इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड दैन द इंडस्ट्री इट सेल्स टू। कुछ वही जो मैंने अभी बोला कि फ्यू कंपनी से डोमिनेटेड है और मोर कॉन्सेंट्रेटेड दैन द इंडस्ट्री इट सेल्स टू। इट इज़ नॉट obliged टू कंटेंट विद अदर सब्सिडी प्रोडक्ट्स फॉर सेल टू द इंडस्ट्री। अब उसको कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं है टू कंटेंट विद अदर सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स। अब कुछ भी कंटेंट एज एन कि उसको कुछ भी थ्रेट नहीं है कि उसको सब्सिट्यूट प्रोडक्ट से कंपेयर करना, बिकॉज सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है नहीं है। इंडस्ट्री इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट कस्टमर ऑफ द सप्लायर ग्रुप। सप्लायर्स प्रोडक्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट इनपुट टू द बायर्स बिजनेस। कोई बायर है, उसके बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट इनपुट है कि उसके बिना उसका बिजनेस चल ही नहीं सकता। सप्लायर्स ग्रुप प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड, मतलब कुछ कस्टमाइज्ड है, कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट उसने बिल्ड करा है, ऐसे सेम डिटो प्रोडक्ट्स और कहीं आपको नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर सेटिस्फाई होती है तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स हाई होता है। थर्ड थिंग इज थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट में कॉज लॉस ऑफ रेवेन्यू or increase cost of retention. Threat will be high if substitute is perfect in nature and cheaper.
अब ये क्या कह रहा है कि जो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट आपका अवेलेबल है, जैसे कोक एंड पेप्सी है, ठीक है, पेप्सी का सब्सिट्यूट कोक है, कोक का सब्सिट्यूट पेप्सी है। अगर कोक का सपोज़ आज रेट ज़्यादा रहता है, उतना ही क्वांटिटी 1 लीटर का कोक आता है एंड वो ज़्यादा रेट का आता है एंड पेप्सी कम रेट का आता है, तो लोग पेप्सी को प्रेफर करेंगे। एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो लोग पेप्सी को प्रेफर करेंगे। तो जो कोक है उसको हमेशा ही थ्रेट रहेगा कि नहीं मेरा सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो अगर लोगों को मैंने इस रेट में नहीं दिया तो लोग इधर से वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। जो मेरा बायर है, जो मेरे कस्टमर्स है, वो मेरे प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो क्योंकि जो हमारे पास सब्सटीट्यूट है उसका नेचर भी सिमिलर है और चीपर है, रेट भी कम है, तो ऑब्वियसली लोग उधर ही शिफ्ट होंगे जिसका रेट कम होगा। सब्सटीट्यूट कैन बी फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट एंड डिफरेंट इंडस्ट्री। स्विचिंग कॉस्ट एंड परसीव लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो रेलिवेंट है। ये तो हमने देख ही लिया कि जो स्विचिंग कॉस्ट है, कि अगर स्विचिंग कॉस्ट हाई है तो लोग नए प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, और अगर परसीव लेवल ऑफ प्रोडक्ट, परसीव लेवल मतलब कि क्या सेटिस्फैक्शन, क्या जो कस्टमर के नीड्स है वो सेटिस्फाई हो रही हैं उस सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट से, ये दोनों चीज़ें भी हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी, ठीक है। Other thing is threat of new entrants. New entrants to an industry bring new capacity, the desire to gain market share and often substantial resources. अब कोई भी अगर सपोज 3 कंपनियां हैं जो शू मैन्युफैक्चर, एक इंडस्ट्री है उधर 3 कंपनीज हैं जो शूज़ मैन्युफैक्चर कर रही है। अब उन्होंने रेट्स फिक्स कर रखे हैं कि भाई इस टाइप के शूज़ के इतने रेट्स, इस टाइप के शूज़ के इतने रेट्स। अब सपोज न्यू एंट्रेंट्स आते हैं, कोई न्यू बंदा आते हैं कि मेरे को भी अपनी कंपनी खोलनी है, मेरे को भी अपने शूज़ वगैरह मैन्युफैक्चर करने हैं, तो जो मार्केट शेयर जो उन 3 बंदों में डिवाइडेड है वो एक और न्यू एंट्रेंट आ जाएगा तो उसमें भी डिवाइड हो जाएगा, तो सबका मार्जिन लो हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे बायर्स होंगे वो तो उतने ही रहेंगे, बट हमारे पास जो सप्लायर्स होंगे वो सप्लायर्स बढ़ जाएंगे, तो जो हमारा बायर है उसके पास और ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे कि यहाँ से नहीं तो मैं आई विल बाय फ्रॉम हेयर, इफ़ नॉट दिस देन आई विल बाय फ्रॉम हेयर, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस हर एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनका मार्जिन भी कम हो जाएगा। तो ये एक थ्रेट रहता है किसी भी न्यू एंट्रेंट इंडस्ट्री में आने से इंडस्ट्री को थ्रेट रहता है। रिवेलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म, वही जो एग्जिस्टिंग फर्म ऑलरेडी हैं वो आपस में रिवेलरी करती है कि वो सोचती हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी का, इस पर्टिकुलर फर्म का कस्टमर्स हम ले लें। सपोज़ दोनों फर्म सेम क्वालिटी और सेम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो एक कंपनी, सपोज़ इन लोगों ने दोनों ने प्राइस डिसाइड कर रखे कि नहीं हम लोग इतने रेट पे शूज़ ये वाले बेचेंगे, तो जो एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी के कस्टमर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है बाय कोटिंग लो प्राइसेस। तो ये आपस में जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनके आपस में भी रिवेलरी हो सकती है, तो ये भी एक थ्रेट होता है इंडस्ट्री के लिए। अब ये देखो कॉन्सेप्ट इनसाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ये MCQs में भी मिलेगा आपको। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ बैरियर्स, एग्जिट एंड एंट्री बैरियर्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। Although exit barriers and entry barriers are conceptually different, their joint level is important aspect of the analysis of an industry. जो एग्जिट और एंट्री बैरियर्स हैं वो तो दोनों डिफरेंट चीज़ है, बट ऑफन एग्जिट एंड एंट्री बैरियर्स आर रिलेटेड। Substantial economies of scale in production, usually associated with specialized assets as in presence of proprietary technology. अब ये क्या कह रहा है कि जो एग्जिट और एंट्री बैरियर्स हैं वैसे तो अलग अलग चीज़ें हैं, बट दे आर समवेयर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स दे रखा है, इससे आपको समझ में आएगा कि जो हमारे एंट्री और एग्जिट बैरियर्स होता है उनका हमारे रिटर्न से क्या रिलेशन होता है, वो आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। अब सपोज़ पहले तो आपको मैं ये बता देती हूँ कि एंट्री और एग्जिट बैरियर्स क्या होते हैं। एंट्री बैरियर्स इज सपोज़ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, ठीक है, वो कुछ भी मैन्युफैक्चर, वही शूज़ मैन्युफैक्चर ले लेते हैं, वो शूज़ मैन्युफैक्चर करती है, इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज हैं शूज़ मैन्युफैक्चर करती हैं। अब किसी न्यू एंट्रेंट को मार्केट में एंटर करना है तो उसके लिए एंट्री बैरियर्स बहुत सारे लगे हुए हैं, जैसे उसको कुछ भी लॉज से कंप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ही लीगल वर्क बहुत ज़्यादा है, कंप्लाइंसेस बहुत सारे हैं, तो वो अंदर एंटर करने से पहले सोचेगा कि इतना तो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, इतना तो मेरा मार्जिन नहीं होगा जितना में ये लीगल कॉस्ट लग जाएगी, ठीक है। या उसको कुछ एंट्री बैरियर है कि कुछ कॉपीराइट वगैरह या कुछ ऐसा पेटेंट वगैरह करवा रखा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं कि जो न्यू एंट्रेंट आएगा वो इस टाइप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकता,
तो जो न्यू एंट्रेंट है उसके पास ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं अवेलेबल कि वो जिनमें डील कर पाए। तो वो सोचेगा कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊँगा, मैं ज़्यादा कुछ मैन्युफैक्चर कर ही नहीं पाऊँगा, ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा ही नहीं पाऊँगा, तो देयर इज़ नो सेंस ऑफ एंटरिंग इनटू इट। तो इस टाइप के एंट्री बैरियर्स लगे होते हैं। एग्जिट बैरियर्स है कि आप ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हो, अब आपको अगर अपना बिजनेस बंद करके जाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं कि वही सारे लीगल चीज़ें करनी है, ये सब करना है, तो उसको कहते हैं एग्जिट बैरियर। एंट्रीज आपको इंडस्ट्री में एंटर करना, उसके लिए बैरियर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। एग्जिट बैरियर कि आपको अपना बिजनेस बंद करके इंडस्ट्री से जाना है कि मेरे को अब इधर काम नहीं करना, मैं अब कुछ और जाके काम करूँगा, कुछ और बनाऊँगा, अब मेरा मन भर गया शूट से, मैं कुछ चॉकलेट बनाऊँगा। तो उसको अगर आपको अपनी इंडस्ट्री से एग्जिट करना है तो उसके लिए बहुत सारे बैरियर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स। अब इनका रिलेशन हमारे रिटर्न से कैसे होता है, जैसे फर्स्ट बॉक्स है हमारा, अगर हमारे एंट्री बैरियर्स लो हैं, ठीक है, अगर हमारे एंट्री बैरियर्स लो होंगे तो इससे क्या होगा, पहले ये सोचते हैं। एंट्री बैरियर्स लो हैं तो जो न्यू एंट्रेंट्स आएंगे उनको ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं मार्केट में एंटर करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रेंट्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू एंट्रेंट्स आएंगे तो जो मार्केट शेयर है वो कम हो जाएगा। मैंने बताया था ना, अगर 2-3 कंपनीज ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रही हैं, 2 लोग और आ जाएंगे तो वो भी मार्केट में सेम चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे, तो हमारे जो बायर्स हैं वो तो उतने ही हैं, तो हर एक का शेयर जो है, मार्केट शेयर, वो कम हो जाएगा, बिकॉज बायर बोलेगा कि ठीक है इधर नहीं तो मैं इधर से बाय कर लूँगा, तो इस तरह से मार्केट शेयर कम हो जाएगा, तो हमारे रिटर्न्स हो जाएंगे लो, ठीक है। अब जो एग्जिट बैरियर्स होते हैं हमारे अगर एग्जिट बैरियर्स भी लो है तो भी हमारा लो रिटर्न रहेगा। ऐसा क्यों, तो अगर हमारे एग्जिट बैरियर्स भी लो होंगे तो हमारे को लो और स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे, मतलब कि कोई भी जो एंट्रेंट है वो आ सकता है, कोई भी एंटर कर सकता है एंड कोई भी कभी भी जा सकता है, तो हमारे जो रिटर्न्स होंगे वो लो होंगे, बिकॉज इस तरह से उनको लगेगा कि ठीक है कोई भी मार्केट में एंटर कर सकता है एंड कभी भी जब हमें लगेगा कि नहीं प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हो जाएंगे सेम चीज़ें मैन्युफैक्चर, सेम चीज़ें प्रोड्यूस करने के, बिकॉज दे आर वेरी लो एंट्री एंड वेरी लो एग्जिट बैरियर्स, तो उनको कोई चिंता नहीं रहेगी। तो अगर बहुत सारे लोग हो जाएंगे, बहुत सारे सप्लायर्स हो जाएंगे प्रोडक्ट या सर्विस के, तो ऑब्वियसली जो मार्जिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल में, नंबर ऑफ़ कंपनीज में, नंबर ऑफ़ सप्लायर्स में डिवाइड हो जाएगा, तो सबका जो रिटर्न्स है वो बहुत ही लो रहेगा। अदर थिंग इज़ कि जो हमारा एंट्री बैरियर्स है वो हाई है एंड हमारा जो एग्जिट बैरियर है वो लो है। एंट्री बैरियर अगर हमारा हाई रहेगा तो जो न्यू एंट्रेंस हैं उनको आने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी कि हम आए या ना आए, क्या हम उतना प्रॉफिट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर ये कॉपीराइटेड या लीगल कंप्लाइंसेस वगैरह वाली चीज़ें रहेंगी तो न्यू एंट्रेंट्स जो आएंगे वो आने से पहले सोचेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों से कंप्लाई करना पड़ेगा, और एग्जिट बैरियर्स लो रहेंगे तो इससे क्या होगा कि पहले एंट्रेंस कम आएंगे ड्यू टू हाई एंट्री बैरियर्स। अब लो एग्जिट बैरियर्स से क्या होगा, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं या जो थोड़े बहुत न्यू एंट्रेंस आए हैं वो जब चाहें तब एग्जिट कर सकते हैं, तो मार्केट में, इंडस्ट्री में बहुत ही कम उस प्रोडक्ट और सर्विस के सप्लायर्स रह जाएंगे। तो जब कम सप्लायर्स रह जाएंगे तो उनका रिटर्न भी ज़्यादा रहेगा, उनको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, मार्केट शेयर हर एक का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो रिटर्न है वो हमारा हाई रहेगा। अदर थिंग इज़ कि अगर हमारा जो एंट्री बैरियर है वो लो है लेकिन एग्जिट बैरियर हमारा हाई है, लो है एज एन कोई भी कभी भी एंटर कर सकता है, ठीक है। तो कोई भी कभी भी एंटर कर सकता है, तो इस तरह से जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग तो हैं ही हमारी इंडस्ट्री में, और भी न्यू एंट्रेंट्स आ सकते हैं कभी भी जब वो चाहें, ठीक है, बहुत ही कम कंप्लायंस करके वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं। अब जो हमारे एग्जिट बैरियर्स हैं वो एग्जिट बैरियर्स हमारे हाई हैं, तो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं या फिर जो न्यू एंट्रेंट्स आए हैं ड्यू टू लो एंट्री बैरियर्स, तो वो क्या सोचेंगे कि एग्ज़िट करने से अच्छा, बिकॉज एग्ज़िट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो एग्ज़िट करने से अच्छा मैं इस कंपटीशन में लड़ता रहता हूँ, स्टे करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या होगा, अब इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सप्लायर्स हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारे जो रिटर्न्स होंगे वो हमारे लो हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हमारा एंट्री बैरियर्स भी हाई है और एग्ज़िट बैरियर्स भी हाई है तो हमारा जो रिटर्न है वो हाई रहेगा, एज इन एंटर करना भी मुश्किल है और एग्ज़िट करना भी मुश्किल है, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनका बाहर जाना मुश्किल है, प्लस न्यू लोगों का आना मुश्किल है। तो कोई भी मार्केट में एंटर करने से पहले सोचेगा कि मैं मार्केट में एंटर करूं, इतने सारे एंट्री बैरियर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, चलो मैं उसको कंप्लीट करके, सारे कंप्लाइंस करके, सब करके मैं एंटर करूं मार्केट में, बट फिर वहाँ से एग्ज़िट करना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ ऑलरेडी
हो सकता है कि ऑलरेडी वहाँ पे कॉपीराइटेड चीज़ हो या कुछ हो, तो मैं मार्केट में अंदर एंटर करूँ, मैं ज़्यादा बिजनेस ना कर पाऊँ, मुझे ज़्यादा मार्जिन ना हो, ज़्यादा मार्जिन ना मिले, तब भी उसके बाद मैं एग्ज़िट भी नहीं कर सकता, मुझे मार्केट में स्टे करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो न्यू एंट्रेंस है वो आने से पहले सोचेंगे कि हाई एंट्री बैरियर है और हाई एग्ज़िट बैरियर है, तो इसलिए उनका जो रिटर्न, जो लिमिटेड, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनका रिटर्न हाई रहेगा, बिकॉज न्यू लोग आने से पहले 10 बार सोचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ बैरियर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ये हमने देख लिया था पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल की बात कर रहे हैं, ये तो हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स एंड मार्केट को अंडरस्टैंड करना। आफ्टर असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एन इंडस्ट्री एनालिसिस एक्सटेंड्स टू डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स एंड मार्केट। जब हमने असेस कर लिया कि जो इंडस्ट्री है उसका प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा ना बैरियर्स वगैरह देख के, तो हमने ऑलरेडी असेस कर लिया कि इस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है इंडस्ट्री का। तो उसके बाद हम ये समझेंगे कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के कस्टमर्स क्या हैं और उसकी मार्केट कहाँ कहाँ है। ठीक है, कि ये जो प्रोडक्ट जिस इंडस्ट्री में हम घुसने जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो सर्विसेज होती हैं, तो उसके कस्टमर्स किस टाइप के कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो ये सब अब हम समझेंगे। उसके बाद द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स एंड मार्केट एज वेल एज सेगमेंट्स देयर ऑफ इज इनएविटेबल, बिकॉज फॉर बिजनेस फर्म इट इज़ नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल टू बी ऑपरेटिव इन ऑल सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट. A strategic choice can be made to decide in which segment firm will operate. अब मैं मार्केट सेगमेंट एंड मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। मार्केट, द फर्स्ट थिंग इज मार्केट कंसिस्ट ऑफ बिजनेस फर्म दैट इज सेलिंग द प्रोडक्ट और रेंडरिंग द सर्विस. मार्केट एक बिजनेस फर्म होता है जो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, सर्विस सप्लाई कर रहा है, इन एडिशन टू बायर हु इज़ बायरिंग और हायरिंग देम. ठीक है, मार्केट किन लोगों से बनता है, सप्लायर प्लस बायर से. दैट इज़ कि ऐसा कोई बिजनेस फर्म जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या कुछ सर्विस दे रहा है, और प्लस वो बायर जो उस प्रोडक्ट को या सर्विस को ले रहा है. ठीक है, तो मार्केट दो लोगों से बनता है, सप्लायर से और बायर से. मार्केट जो हो सकता है फिजिकल भी हो सकता है या वर्चुअल भी हो सकता है, ये तो हमें पता ही है. जैसे हमारा लोकल मार्केट में जाके ले सकते हैं, हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर सकते हैं. देयर में भी मैनी सेलर्स एंड बायर्स और फ्यू हैंडफुल. मार्केट ऑल्सो इंक्लूड्स पोटेंशियल बायर्स. मार्केट में पोटेंशियल बायर्स भी होता है. एक तो बायर है जो हमारा प्रोडक्ट ले रहा है या जो हमारा सर्विस ले रहा है. कुछ होता है पोटेंशियल बायर जो हो सकता है कि उसको नीड पड़ने वाली है, तो हम उसको जाके एडवर्टाइज़ करते हैं, हम उसको जाके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो वो हमारा पोटेंशियल बायर बन जाता है कि आगे इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमसे ही खरीदेगा. सेगमेंट और मार्केट सेगमेंट. A market segment is a category of customers who have similar likes and dislikes in any otherwise homogeneous market. अब मार्केट सेगमेंट क्या होता है, वो कस्टमर्स जिनका सिमिलर लाइक्स और डिसलाइक्स है. कोई, ठीक है, कोई होमोजेनियस मार्केट है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाती है, उसमें जो कस्टमर्स हैं कुछ ऐसे ग्रुप हो गए जिनका सिमिलर लाइक से डिसलाइक है, उन्हें ये चीज़ इस प्रोडक्ट में पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद है. ठीक है, तो वो होता है सेगमेंट. अब यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी सेटिस्फाइड. किसी भी सेगमेंट को रिकॉग्नाइज करने से पहले ये सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए. सेगमेंट शुड बी होमोजेनियस इंटरनली वो होमोजेनियस है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मे बी इन देयर डेमोग्राफिक कैरेक्टर, बिहेवियर, ट्रेड और एनी अदर बेस ऑफ सेगमेंटेशन. ठीक है, सेगमेंट शुड बी हेट्रोजेनियस एक्सटर्नली. In terms of other segment, each segment must be different from others. अभी क्या कह रहे हैं, जो पहला पार्ट उसने बोला कि जो अंदर से है वो segment should be homogeneous internally. homogeneous मतलब सेम. ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल ले रखा है फैब्रिक और रेडीमेड क्लोथिंग फर्म्स हैविंग किड और चिल्ड्रन रेंजेस एडिशन टू मेल एंड फीमेल कलेक्शन. These segments are homogeneous internally for first segmentation age is basis, whereas for later two gender is basis. All three segments are demographic segment in nature. अब इसमें जो सेगमेंट्स हैं वो सिमिलर बेसिस पे डिवाइडेड है. दैट इज़ कि पहले तो एज के बेसिस पे कर दिया कि बच्चे के जो किड्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके लिए एक अलग से सेगमेंट बना दिया. अब उसमें भी मेल एंड फीमेल कलेक्शंस का इन्होंने बाइफर्केशन डाल दिया. ठीक है, तो पहले तो ये एज के बेसिस पे ही सेगमेंटेशन था एंड उसके बाद उसको जेंडर बेसिस पे भी डिवाइड कर दिया. तो ये होमोजेनियस है कि भाई जो पहला सेगमेंट है वो तो किड्स और चिल्ड्रन का है, दैट इज़ एज के बेसिस पे. ठीक है,
दूसरा कह रहा है सेगमेंट शुड बी हेट्रोजेनियस एक्सटर्नली इन टर्म्स ऑफ अदर सेगमेंट, ईच सेगमेंट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं जो पैसेंजर व्हीकल है और जो कमर्शियल व्हीकल है ऑटोमोबाइल कंपनी का। अब और नाउ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इज ऑल्सो सीन एज एंटायरली सेपरेट सेगमेंट। अगर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इन्होंने बना दिया तो वो एक एंटायरली एक सेपरेट सेगमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे पैसेंजर व्हीकल हो गया, ठीक है, तो जो पैसेंजर व्हीकल होता है वो कमर्शियल व्हीकल से डिफरेंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होता है वो तो अलग, बिल्कुल ही एक अलग सा सेगमेंट बन गया। तो ये हेट्रोजेनस सेगमेंट्स हो गए। सेगमेंट शैल बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल। बिजनेस फर्म मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग बिटवीन ग्रुप मेंबर्स एंड नॉन ग्रुप मेंबर्स। जो सेगमेंट होता है वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, बिजनेस फर्म बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर ले जो भी केस पर्टिकुलर सेगमेंट का ये ग्रुप मेंबर है भी या नहीं है। सेगमेंट साइज शैल बी रीजनेबल इफ नॉट सब्सटैंशियल, at least of sufficient size so that specific marketing efforts can be made considering potential profitability. Segments must be responsive in sense it must respond or react to market offerings. जो segments है वो responsive होने चाहिए in response to market offerings. अब थर्ड जो पॉइंट है सेगमेंटेशन एनालिसिस और मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस। ये कह रहा है कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ब्रॉड टारगेट कस्टमर बेस और बिजनेस मार्केट इनटू स्मॉल बट मोर डिफाइंड सब ग्रुप्स ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन सम टाइप ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, नीड्स और लोकेशन। मतलब कि इसने क्या मतलब मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है कि जो भी हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, ठीक है, या बिजनेस मार्केट है जो हमारा, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, किस किस फैक्टर्स पे, किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, सब सच एज डेमोग्राफिक हो गया, इंटरेस्ट हो गया कि इन पर्टिकुलर कस्टमर्स को ये हमारा ड्रेस पिंक कलर में पसंद है, इन कस्टमर्स को हमारा ड्रेस ब्लू कलर में पसंद है। तो इस तरह से इंटरेस्ट से डिवाइड कर दिया नीड्स की, इनको हमारा प्रोडक्ट इस नीड से चाहिए एंड इनको हमारा प्रोडक्ट इस नीड से चाहिए, तो हम उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, लोकेशन हो गया कि सपोज़ कोई नॉर्थ साइड में रहता है एंड कोई वेस्ट साइड में रहता है, तो ये लोकेशन बेसिस पे भी सेगमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है मार्केट सेगमेंट्स। अब बेसिस क्या होता है सेगमेंटेशन का? पहला, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन डील्स विद ग्रुपिंग द कस्टमर बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट और असेंबली इन विच फर्म डील्स और फीचर देयर ऑफ। ऑब्वियसली अब कोई एक पर्टिकुलर फर्म है वो अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, अब किसी एक प्रोडक्ट के ये कस्टमर है, किसी एक प्रोडक्ट के ये कस्टमर है, तो उस तरह से प्रोडक्ट के बेसिस पे सेगमेंटेशन बन जाता है कि हमारे जो फर्म के जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट्स के हिसाब से सेगमेंटेड है कि इस प्रोडक्ट के ये है और इस प्रोडक्ट के ये हैं, पर कस्टमर्स ऑल ओवर तो हमारी फर्म के ही हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन रिलाई अपॉन द कैरेक्टर्स सच एज एज, जेंडर, फैमिली सिचुएशन, एजुकेशन, एथेंटिसिटी टू ग्रुप द कस्टमर्स। ये तो ठीक है कि एज के बेसिस पे करिए, जेंडर के बेसिस पे, फैमिली सिचुएशंस, एजुकेशन, एथनिसिटी टू द ग्रुप। अब अगला होता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये किस किस चीज़ों पे बेसिस होता है कि किसी कस्टमर का पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, उनकी एटीट्यूड्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, इन्फ्लुएंसेस क्या है। ठीक है, तो इस बेसिस पे सेगमेंटेड होता है। बिहेवियर सेगमेंटेशन यूजिंग द कैरेक्टर सच एज परचेजिंग हैबिट्स क्या है उसकी, के स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है उसकी, स्टेटस क्या है उसका, या ब्रांड इंट्रैक्शन और ग्रुपिंग द कस्टमर की, वो किस टाइप के ब्रांड्स जनरली लेना चाहता है, यूज़ करना चाहता है, तो उस बेसिस पे भी सेगमेंटेड होता है। जोग्राफिक सेगमेंट्स इज बेस्ड अपॉन जिप कोड, सिटी, कंट्री, क्लाइमेट। तो मतलब कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कहाँ रहते हैं, कहाँ लोकेटेड हैं, उस हिसाब से जोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, ऑल द STP दैट इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग इज अ मार्केट अप्रोच वेयर बिजनेस सेगमेंट्स द ऑडियंस, टारगेट द बेस्ट फिट ऑडियंस सेगमेंट्स फॉर योर प्रोडक्ट and position your product to capture your target segment effectively but has strategic context and substantial cost implication। तो ये आप एक बार देख लेना, ये वैसे इसमें कुछ भी नहीं है बट ये MCQ में पूछ सकते हैं कि डैश इज अ मार्केटिंग अप्रोच फॉर बिजनेस फर्म सेगमेंट देयर ऑडियंस, टारगेट द बेस्ट फिट ऑडियंस सेगमेंट्स फॉर योर प्रोडक्ट एंड पोजिशन योर प्रोडक्ट टू कैप्चर योर टारगेट सेगमेंट इफेक्टिवली। तो वो क्या होता है? सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजिशनिंग। दिस इज द आंसर। अब बेसिस क्या होता है कंपटीशन का? कंपटीशन एक ऐसे सिचुएशन, कंपटीशन हमें पता है कि कंपटीशन क्या होता है। ठीक है, बेसिस कंपटीशन क्या होता है? वाई कस्टमर्स ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस चूज इट ओवर द कॉम्पिटिटर। इट कैन बी प्रोडक्ट, फीचर, कि कोई प्रोडक्ट कैसा है, उसका फीचर क्या है, फंक्शन, स्टाइल, अवेलेबिलिटी, host of other things. Once a business done with the industry analysis and also develop an understanding of the market and customer, business organization will be able to identify what exactly drives the demand, choice, price and cost.
और उसको असेस द करंट एंड पोटेंशियल रिस्क, करंट क्या रिस्क है या पोटेंशियल रिस्क आगे क्या हो सकता है तो जो फ्यूचर डेवलपमेंट को इफेक्ट करे इंडस्ट्री में, एंड डिस्कवर व्हाट अंडरपिन्स द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, अब इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं, की क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हमने देखे थे ऊपर, ये है इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर्स। दे आर सर्टेन फैक्टर्स इन एवरी इंडस्ट्री दैट आर क्रिटिकल टू सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन जनरेटिंग एंड सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये हमें पता है कि सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं, कि ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाता है हमारी कंपनी को, हमारी फर्म को इन द मार्केट। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड कोर कॉम्पिटेंसी पर्टेनिंग टू सच फैक्टर्स, स्ट्रैटेजिक यूज देयर ऑफ कैन रिलाई अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू आउट परफॉर्म इट्स पेयर्स एंड टारगेट मार्केट। ऑब्वियसली अगर हमारे पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है, की सक्सेस फैक्टर है, तो हम जो बाकी हमारे कंपेटिटर है मार्केट में उनको आउट परफॉर्म कर देंगे। सच फैक्टर्स आर कॉल्ड की सक्सेस फैक्टर्स और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। वही जो हमने ऊपर पढ़ लिया, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, की सक्सेस फैक्टर्स इज ऑल्सो द सेम थिंग। इन अफेक्ट इट आर्टिकुलेट्स व्हाट कंपनी must do and do well to achieve the goals outlined in a strategic plan. अब यहाँ लिखा है डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में विद द पैसेज ऑफ टाइम की सक्सेस फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। ऑब्वियसली जब आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा तो आपके जो की सक्सेस फैक्टर्स हैं वो भी चेंज होंगे। अब देखते हैं हम कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस इज अ यूनिक प्रपोजिशन विच हेल्प फर्म टू स्टैंड अहेड इन द इंडस्ट्री बाय सर्विंग वैल्यू टू इट्स कस्टमर। कोर कॉम्पिटेंसीज होता है कि जो इंडस्ट्री में अपनी जो आपकी कंपनी है अगर वो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है तो ऑब्वियसली जो आपका जो फर्म है, जो आपका कंपनी है, वो इंडस्ट्री में सबसे आगे स्टैंड करेगा फॉर द कस्टमर्स कि नहीं ये जो है ये बहुत ही अच्छे वैल्यू प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छी वैल्यू प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो कस्टमर्स विल चूज़ योर फर्म ओवर अदर्स। ठीक है, तो ये कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। ठीक है, अब कोर कॉम्पिटेंसी किन दो चीज़ों से होता है, इधर या तो उससे कॉस्ट लीडरशिप होता है या तो उससे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दोनों चीज़ें हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो प्राइमरी सोर्स हैं फॉर फॉर्म टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉस्ट लीडरशिप या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दोनों में से कुछ एक चीज़ जो है कंपनी जो फर्म है वो अप्लाई करती है जिससे उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पाए। कॉस्ट लीडरशिप हमारा था कि स्टार्टिंग में लो प्राइस कोट करता है एक फर्म। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन था कि हम बहुत ही यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को जिसकी वजह से हम प्रीमियम प्राइस चार्ज करें तो हमारा मार्जिन बढ़ रहा है। कॉस्ट लीडरशिप था कि हम अपनी सेल्स बढ़ा रहे हैं बाय चार्जिंग लो कॉस्ट फ्रॉम दी बायर्स कि तुम ठीक है कम हमें रेट में चीज़ें दे दो, कम पैसे दे दो हमें और तुम चीज़ें हमसे ले जाओ, और इससे क्या होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा है डू यू नो वाला ये चीज़, व्हाट कैन बी द सोर्स ऑफ कोर कॉम्पिटेंसेस। कोर कॉम्पिटेंसेस कैन बी राइजन आउट ऑफ द रिसोर्सेज विच फर्म हैज़ एंड अदर्स डोंट, कि ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं हमारी फर्म के पास जो हमारे पास है लेकिन दूसरी फर्म्स के पास नहीं है। ऐसी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जो दूसरों के पास नहीं है। टू कोऑर्डिनेट द रिसोर्स एंड ऑप्टिमल यूज़ ऑफ द सेम। ठीक है, अब टेस्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी कंटेन 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट इज रेलेवेंस, other is difficulty of imitation, the last one is breadth of application. अब relevance, the competence must give your customer something that strongly influences him or her to choose your product or a service. If it does not, then it has no effect on your competitive position and is not a core competence. कॉम्पिटेंस ऐसा होना चाहिए कि जो आपका जो कस्टमर है उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दे कि वो आप ही का प्रोडक्ट या आप ही का ही सर्विस खरीदे। अगर उसमें ये बात नहीं है तो वो आपका तो उसमें कोई कोर कॉम्पिटेंस नहीं है। ठीक है, डिफ़िकल्टी ऑफ इमिटेशन, मतलब कि आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरी फर्म्स हैं उसको इमिटेट उसको कॉपी ना कर पाएँ, बिकॉज़ अगर वो उसको कॉपी कर ही लेंगे तो आपके प्रोडक्ट का आपका वैल्यू डिलीवर करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, बिकॉज और भी फर्म्स सेम वैल्यू डिलीवर कर पाएंगे फिर कस्टमर्स को। ब्रेड्थ ऑफ एप्लीकेशन should be something that opens up a good number of potential markets. If it only opens up a few small niche market, then success in these markets will not be enough to sustain significant growth. कुछ भी आप ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हो, कुछ भी ऐसा सर्विस ला रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा मार्केट में चाहिए हो, ऑलमोस्ट मतलब पूरे मार्केट में सब लोगों को उसका रिक्वायरमेंट हो, तभी कोई फ़ायदा है। वरना कि आप कुछ प्रोडक्ट लाते हो नीश मार्केट में चलता है, कुछ बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स हैं उसके, तो देयर इज़ नो सेंस एंड इट इज़ नॉट योर कोर कॉम्पिटेंस। ठीक है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए जो पूरे मार्केट में सबको रिक्वायरमेंट हो उसका, तो दैट विल बी कोर कॉम्पिटेंस।
अब हमारा इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वाला पार्ट ख़त्म हो गया. अभी हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से हम पहले रोल ऑफ मैनेजमेंट कर लेते हैं एक बार, फिर इस पर आएंगे. The role of management accountant as a leader. Management accountants lead from the core of business, working within the organization to identify opportunities, reveal insights, and make the big strategic decisions that shape a business future. ठीक है. अब जो अकाउंटेंट है वो कोर ऑफ बिजनेस से बड़े बड़े डिसीजंस लेता है. Aspects like communication, decision making, business ethics that are part of the management accountant's behavior become critical to the success of his or her organization. Since business organizations face various complicated challenges in dynamic business environment, capabilities of their manager should be of the level so that they can take up the challenge. अब ट्रांसफॉर्मिंग द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. ट्रेडिशनली जो रोल था मैनेजमेंट अकाउंटेंट का वो क्या होता था? स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग देखना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स जो होती है MIS रिपोर्ट्स वो बनाना और डेवलप करना, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना, मैनेजमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना और ईज इन कंट्रोल. Nowadays, business requires such a management accountant who report the key figures with in-depth analysis and provide fresh perspective by telling a story about the reported data to propel the business ahead. तो अब जो रोल है मैनेजमेंट का उसमें और क्या चीज़ें इंक्लूड हो चुकी? एनालिसिस, प्लानिंग, इनोवेशन, लीडरशिप. मतलब ये पहले था 6 रोल्स पहले थे, अब इसमें ऐड ऑन हो गए 4 रोल्स, जिससे जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है. अब उसको एनालिसिस करना रहता है, प्लानिंग करना रहता है, कुछ इनोवेशन करना रहता है, प्लस लीडरशिप. मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक ऐसा पोजीशन है जो होलिस्टिकली एड्रेस करता है, होलिस्टिकली मतलब कंप्लीटली एड्रेस करता है वेरियस एस्पेक्ट विच अफेक्ट्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद बजटिंग, फोरकास्टिंग, मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल ऑफ इंटरनल प्रोसेसेस. जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो इम्पैक्ट करता है डिसीजंस रिलेटेड टू स्ट्रैटेजीज, ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी एज अ बिजनेस लीडर. अगर जो अकाउंटिंग है इज ट्रूली अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज इंडीड अ पोएट. ये तो ऐसे फालतू की बात है. अभी दिखा रहे हैं कि मैनेजमेंट में क्या ऐड ऑन के टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल एनालिसिस, लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. टू ऑफर न्यू इंसाइट्स एंड विजन. मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो एनालिसिस करता है फाइनेंशियल्स का, अनकवर द मीनिंग्स ऑफ नंबर ऑफ द कंपनी. ही कॉन्स्टेंटली लुक्स फॉर डिस्कवरीज विद इन द डेटा टू ऑफर न्यू इंसाइट्स एंड विजन. वो कॉन्स्टेंटली जो डेटा है उसको एनालिसिस करता है, उसमें लुक तो करता रहता है कि ऐसा क्या कुछ इंसाइट उसको ड्रॉ हो जाए, क्या विजन वो ड्रॉ कर ले उस डेटा के थ्रू. ठीक है. अब प्लानिंग, बिल्डिंग द इन्फॉर्म्ड स्ट्रैटेजीज. उसको इन्फॉर्म्ड स्ट्रैटेजीज बिल्ड करना है, ये उसका एक नया रोल है. मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स अप्लाई द फोरकास्टिंग एंड बजटिंग स्किल्स टू एड सीनियर लीडर्स इन मेकिंग द मोस्ट इफेक्टिव बिजनेस एंड फाइनेंशियल डिसीजंस और डेवलप द स्ट्रैटेजीज. अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपनी फोरकास्टिंग और बजटिंग स्किल्स से जो सीनियर लीडर्स हैं उनको हेल्प करता है कुछ एक अच्छा स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए. ठीक है. Innovation, technological advancement, breakthrough in business, infusing technology can do miracles. Business innovative is a need of hour and essential for businesses to sustain or improve its performance. Management accountant should assume the role of initiator or change advocate for technological innovation to practice. अब जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल है वो ये हो गया है कि जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, जो एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, उसको अपनी कंपनी में, अपनी फर्म में अप्लाई करें और उसका प्रैक्टिस करना सिखाए कि ठीक है अब ये चेंजेस हैं, अब आप इसके थ्रू प्रैक्टिस करो, ये काम ऐसे नहीं है, जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू करो. लीडरशिप, फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन. प्लानिंग तो कर लिया, प्लानिंग तो तुमने कर लिया, बट अब ये जो प्लान तुमने करा है वो एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, तो उसका लीडरशिप भी रखना पड़ेगा. देखना पड़ेगा कि जो हमने प्लान बनाया है क्या वो प्रॉपर्ली जो हमारे नीचे जो स्टाफ है वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं. Being a leader is a way different from just being a manager. Being a leader is a way different from just being a manager in many ways, such as जो लीडर है वो विजन क्रिएट करता है, मैनेजर गोल्स क्रिएट करता है. लीडर्स जो है वो चेंज एजेंट्स होते हैं, मैनेजर्स मेंटेन स्टेटस को. मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में उसको चेंजेस को अडाप्ट करवाते हैं, और जो मैनेजर्स हैं वो सिर्फ उनको एक डिफाइंड पॉलिसीज़ दे रखी हैं, उनको बस उसको मेंटेन करना है कि ये पॉलिसीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए. जो लीडर्स होते हैं यूनिक होते हैं, मैनेजर्स कॉपी करते हैं, ऑब्वियसली उनको एक लिस्ट दे रखा होता है ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करते हैं. लीडर्स रिस्क लेते हैं, मैनेजर्स रिस्क लेते, मैनेजर्स कंट्रोल करते हैं रिस्क को. लीडर्स आर इन इट फॉर लॉन्ग हॉल, मैनेजर्स थिंक शॉर्ट टर्म. लीडर्स जो होते हैं पर्सनली ग्रो करते हैं, मैनेजर्स लाइक एग्जिस्टिंग प्रूवन स्किल्स. जो लीडर्स होते हैं वो रिलेशंस बिल्ड करते हैं,
और मैनेजर सिस्टम्स और प्रोसेस बिल्ड करते हैं। लीडर्स कोच होते हैं, मैनेजमेंट डायरेक्ट करते हैं। लीडर्स फॉलोअर्स बनाते हैं, मैनेजर्स क्रिएट एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट्स हैव एम्प्लॉयज़। Management accountant in a role of leader who drive the strategy. Leadership, that is from planning to execution. Acknowledge that management accountant assume the role of leader who need to make or assist in decision making in a way of organizational strategy, make communications. लीडर को ये जो न्यू चीज़ें हैं जो एक लीडर को करनी पड़े, कम्युनिकेशन, बिजनेस एथिक्स, डिसीजन मेकिंग. Communication is a two-way process which involves transferring information or messages from one person or group to another. ये तो हमें पता है कम्युनिकेशन क्या होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे को मैसेज पहुंचाना, ठीक है. अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपार्ट फ्रॉम रिपोर्ट टू C-suite यूज टू टॉक टू वर्कर्स एंड स्टाफ्स ईदर इन क्वालिटी सर्कल मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स और प्रोडक्शन फ्लोर्स. मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो एम्प्लॉयज़ है, जो स्टाफ है, उनसे क्वालिटी सर्कल मीटिंग्स में बात करता है, कॉर्नर मीटिंग्स या प्रोडक्शन फ्लोर, समटाइम एट शॉप फ्लोर ऑल्सो, टू कम्युनिकेट इनफॉर्मली बट इफेक्टिवली. टेक्निक्स सच एज मैनेजमेंट बाय वॉन्डरिंग और वॉकिंग अराउंड. मतलब कि ऐसे ही सुपरवाइज़ करने के लिए या देखने के लिए कि क्या काम चल रहा है, काम सही चल रहा है या नहीं, वो अपने जो स्टाफ है उनके आसपास मतलब देखने जाते हैं कि अच्छा काम सही से हो रहा है या नहीं, फिर उनको अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट वॉन्डरिंग और वॉकिंग अराउंड. अब नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग ऐसा प्रोसेस है कि उसको चॉइस करना पड़ता है बाय आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन, गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन, असेसिंग ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशंस. Decision making is required in every step of strategy development process. Being a part of strategy development process, management accountant required to either make decisions or assist C-suite in making decisions. ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है. ये देखो, why business managers और leaders make irrational decisions. वो irrational decisions कैसे ले पाते हैं, क्या क्या रीजंस है. enthusiasm quickly at the end of the analysis process. उनका अंदर enthusiasm होता है कि इस analysis process को डायरेक्ट हम एंड पे jump straight from analysis to recommendation without considering any other alternative. not listening to others and their perspectives. not listening होगा ये, not listening to others. दूसरों को नहीं सुनते और उनका पर्सपेक्टिव नहीं सुनते. एरर्स इन फोरकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग द अफेक्टिंग टारगेट्स. readily agreeing with the leader's proposals. superficial understanding of the facts. judgment error or lack of expertise. carrying pre-notions. The last is business ethics. Ethics deals with moral philosophy that involves systematizing, defending and recommending concepts of rights and wrong behavior, whereas business ethics is a form of applied ethics or professional ethics that examines ethical principles and moral or ethical problems that can arise in a business environment. It applies to all aspects of business conduct and is relevant to the conduct of individual and organization. वही जो हमारा behavior है कि क्या ये सही है, ये गलत है, ये सारे हमारे एथिकल एस्पेक्ट्स होते हैं. बिजनेस एथिक्स आर क्लोजली रिलेटेड टू वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एथिक्स शुड रिफ्लेक्ट इन वैल्यूज. Undoubtedly relying upon Milton Friedman's arguments, the classical approach to ethics suggests that business leaders जो होते हैं वो responsible होते हैं wealth maximization के लिए और fund provider only, but business has changed its orientation from shareholder to stakeholders. अब जो बिज़नेस है उन्होंने अपना जो ओरिएंटेशन है वो शेयर होल्डर्स से हटा के स्टेक होल्डर्स के लिए कर दिया कि हम सिर्फ काम शेयर होल्डर्स के लिए नहीं बल्कि हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए करेंगे. तो इसलिए जो हमारे को बिज़नेस एथिक्स हैं वो भी हमें फॉलो करने चाहिए जिससे जो हमारा बिज़नेस है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल चल पाए. तो अब हम सेकेंड पार्ट टेक्नोलॉजी वाला एक बार कर लेते हैं. स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट. ये हमारे चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा. तो इसमें क्या लिखा है, देयर आर 3 कॉन्सेप्ट दैट आर इन्वॉल्व हियर. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. ऑल 3 आर इंटरकनेक्टेड बट नॉट सेम. ये आप मार्क कर लो, ये आपको MCQ में मिलेगा कि ये जो 3 टर्म्स हैं ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं लेकिन तीनों सेम नहीं है, तीनों में फ़र्क है, डिफरेंस है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मैनेज इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्निक्स जो होती हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के पार्ट की तरह यूज़ होती हैं टू मैनेज इंफॉर्मेशन. 3 टर्म्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम, थर्ड टर्म इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये वाला आप मार्क कर लो, ये आपको MCQ में मिलेगा. अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है. इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कलेक्शंस ऑफ मल्टीपल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज टू गैदर, प्रोसेस, स्टोर एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन.
इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ बेसिकली जो अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, लाइक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर सिस्टम कनेक्शन, द सिस्टम हाउसिंग सिस्टम यूजर्स, कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन। इसलिए यूज़ होता है सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए या डिसेमिनेट करने के लिए। जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रैटेजी होता है इज़ कंसर्न विद अलाइनिंग IS डेवलपमेंट विद बिजनेस नीड्स एंड विद सीकिंग स्ट्रैटेजिक एडवांटेज फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इट सेज कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम का स्ट्रैटेजी है वो किस चीज़ में यूज़ होता है कि जो आपकी बिजनेस नीड्स हैं उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को आपके उसके साथ अलाइन कर दें, जिससे आपको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिले जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आ रही हैं उनसे। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या होता है? इट कंसर्न्स अ साइकिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन एक्वायर करना एक या एक से ज़्यादा सोर्सेज से और फिर उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये आपका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू क्रिएट, प्रोसेस, स्टोर, रिट्रीव एंड एक्सचेंज ऑल काइंड्स ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर्स का यूज़ है कोई भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, उसको उस पर प्रोसेस करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए या उसको एक्सचेंज करने के लिए, कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है, उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। Information technology forms part of information and communication technology. IT strategy is a comprehensive plan that highlights how technology should be used to meet IT and business goals. अब आप यहाँ पे देखोगे एक मिशेल जे अर्ल थे, उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है जिससे हमें लिंकेज पता चलेगा जो भी IS स्ट्रैटेजी है, IT स्ट्रैटेजी और IM स्ट्रैटेजी, इनका क्या लिंकेज है। अब ये बॉक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको MCQ में आ सकता है। अभी तक तो MCQ नहीं देखा मैंने, बट मिल सकता है आपको MCQ में। अब यहाँ पे लिखा है बेसिस और तीनों के बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या बेसिस रिजॉल्व करता है। अब द फर्स्ट थिंग इसकी क्या रिजॉल्व करता है? IS स्ट्रैटेजीज रिजॉल्व करता है व्हाट, IT करता है कैसे एंड IM करता है वेयर। ड्रिवन फोर्स, IS स्ट्रैटेजी इज़ बिजनेस ड्रिवन, IT स्ट्रैटेजी इज़ टेक्नोलॉजी फोकस्ड एंड IM इज़ मैनेजमेंट ड्रिवन। डायरेक्शनल, जो IS स्ट्रैटेजी होती है वो टॉप डाउन होती है, IT स्ट्रैटेजी बॉटम अप होती है और IM स्ट्रैटेजी इज़ मल्टी डायरेक्शनल। ओरिएंटेशन, ये डिमांड, IS स्ट्रैटेजी इज़ डिमांड ओरिएंटेड, IT इज़ सप्लाई ओरिएंटेड एंड IM इज़ रिलेशनशिप ओरिएंटेड। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, अब ये IS स्ट्रैटेजी डिवीजन SBU फंक्शन बेस्ड होता है, IT इज़ एक्टिविटी बेस्ड एंड IM इज़ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये बॉक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको स्टार मार्क कर लो, ये आप एक बार पेपर से पहले देख लेना। ये तो कुछ खास नहीं है। हाँ, अब हमने पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ा था। अब हमने जब IT एंड IS वगैरह समझ लिया है तो हम देखेंगे कि IT एंड IS का 5 फोर्सेस मॉडल पे क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा फोर्स था द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। तो पहला हमारा थ्रेट था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, कि जब न्यू एंट्रेंस मार्केट में आ जाएंगे तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनका जो मार्जिन होगा वो कम हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ जाएंगे। तो इसमें IT कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है हम ये देखते हैं। The new firms can enter into the market. The degree of the threat from new entrants will depend upon the strength of the barriers to entry and likely response of existing competition to a new entrant. Organization needs to answer how best it can take care of threat of new entrants. IT can have 2 possible roles to counteract the threat. मतलब IT जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो ये जो थ्रेट है न्यू एंट्रेंट्स का उसको 2 तरह से कम कर सकता है। द फर्स्ट थिंग इज़ क्रिएटिंग बैरियर्स, वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए जो न्यू एंट्रेंस है वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का प्रॉफिट ना कम हो जाए तो उनके लिए बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे लिखा है सोफिस्टिकेटेड IT एप्लीकेशंस आर एक्सपेंसिव, टेक्स टाइम टू डेवलप, इनोवेटेड एंड टेक्निकली चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड फॉर न्यू प्लेयर। यूजिंग IT फॉर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कैन इंक्रीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय यूजिंग मेथड्स देयरफॉर रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट सिमिलर वैल्यू बाय न्यू एंट्रेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं अगर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें अपने ऑपरेशंस में या अपने प्रोसेसेस में, जो भी वो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें IT का यूज़ करें, तो इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो जो IT जो भी आप डेवलप करते हो एप्लीकेशंस वगैरह वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हर कोई नहीं कर सकता। जो न्यू प्लेयर्स होंगे ज़रूरी नहीं है कि सबके पास इतना
फंड हो कि वो इतने ज़्यादा पैसे उस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाए। द सेकेंड थिंग इज़, अगर वो इन्वेस्ट कर भी देते हैं तो वो टेक्नोलॉजी इमिटेट करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ईजिली वो इमिटेट नहीं हो सकती। तो इससे क्या होगा कि एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाएगा न्यू एंट्रेंट्स के लिए, तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का बेनिफिट होगा इससे। द अदर थिंग इज़ ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स। न्यू एंट्रेंट्स का कैसे फ़ायदा हो सकता है कि जो न्यू एंट्रेंट्स है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एज अ टूल और अ वेपन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, रिलायंस जियो केम इनटू द मार्केट विद 4G टेक्नोलॉजी यूजिंग वोल्ट इन बैंकिंग इंडस्ट्री, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड यूज़ ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स जो थे उन्होंने रिड्यूस कर दिया बैंकिंग एट ब्रांच। तो जो कॉस्ट था ऑफ एस्टैब्लिशिंग ब्रांच वो सेव हो सकता है बाय न्यू एंट्रेंट्स। इन एडिशन इट विल बी अ न्यू सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विच इज़ फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। ठीक है, तो ये हम पढ़ के समझ गए होंगे, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। जो हमारा दूसरा फोर्स था उसमें था सप्लायर का जो बार्गेनिंग पावर है। सप्लायर का बार्गेनिंग पावर क्या था? सप्लायर का जो इन्फ्लुएंस होता है वो कॉस्ट पे रहता है। जब जो बायर्स हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, कोई मोनोपोली मार्केट है, तो उसमें जो सप्लायर्स होते हैं उनका बार्गेनिंग पावर हाई रहता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से अपना प्राइस कोट करते हैं। ये सब हमने ऊपर पढ़ लिया था पहले 5 फोर्सेस मॉडल जब पढ़ा था। तो अब इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या हेल्प कर सकता है, इसमें लिखा है IT कैन रिलाई अपॉन टू आइडेंटिफाई न्यू सप्लायर्स एंड ई प्रोक्योरमेंट और टेंडरिंग सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड सो दैट प्रिवेंशन फ्रॉम कार्टेलाइजेशन ऑफ सप्लायर्स कैन बी इंश्योर्ड। वो कह रहा है कि IT कैन रिलाई अपॉन टू आइडेंटिफाई, कोई भी मतलब हम ऑनलाइन अब देखते हैं तो हमें एक ही चीज़ के बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाते हैं, हमें सिर्फ एक के पास से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ऑनलाइन न्यू सप्लायर्स मिल जाते हैं, हम ऑनलाइन ही प्रोक्योर कर सकते हैं, टेंडर सिस्टम भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे ये जो कार्टेलाइजेशन ऑफ सप्लायर्स है वो ना हो। कार्टेलाइजेशन बेसिकली होता है ग्रुप बना लेते हैं जो सप्लायर्स होते हैं। सपोज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बहुत ही लिमिटेड सप्लायर्स हैं, तो वो ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं कि हम तो इससे कम प्राइस कोट करेंगे ही नहीं, चाहे उसका प्रोडक्ट का उतना वर्थ ना हो, बट वो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर्स के लिए, तो इसलिए वो उसको हाई प्राइस कोट कर देते हैं, यानी ग्रुपिज़म कर लेते हैं कि इससे कम हम कोट नहीं करेंगे, जिससे जो बायर है उसको उतने ही रेट पे चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो अगर IT होता है तो IT से हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं। हम यहाँ आप मतलब हम उन सप्लायर से नहीं तो हम किसी और से ले सकते हैं, हम ऑनलाइन बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो इससे जो कार्टेलाइजेशन वाली चीज़ है ये नहीं होती है। अदर थिंग इज़ बायर का जो बार्गेनिंग पावर है। अब बायर का बार्गेनिंग पावर हमें पता था कि अगर बहुत सारे सप्लायर्स अवेलेबल हैं बायर्स के पास, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो बायर का बार्गेनिंग पावर हाई रहता है कि वो एक सप्लायर से बोलेगा कि मुझे इतने में ये प्रोडक्ट चाहिए एंड अगर आप इतने रेट पे नहीं दोगे, आप इससे ज़्यादा दोगे तो मैं किसी और सप्लायर के पास चल जाऊँगा। तो उस केस में बायर का जो बार्गेनिंग पावर रहता है वो हाई रहता है। अब इसमें IT कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है? IT कैन बी यूज्ड इन मैनी वेज बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस और काउंटर द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, may be used to improve customer service. For example, कैसे? कस्टमर डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग। अब कस्टमर डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग इज़ बेसिकली कि जो IT है, IT की मदद से आप बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा स्टोर कर सकते हो बाय नोइंग कि उनका चॉइस क्या है, वो क्या प्रेफर करते हैं, कि वो किस तरह से बाय करते हैं, वीकली वो बाय करते हैं या ओकेजनली बाय करते हैं, किस तरह से, क्या उनका बाइंग पैटर्न है और क्या उनकी आदतें हैं कि उन्हें ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड का ये प्रोडक्ट पसंद है, इनको ये कलर्स पसंद है, किस तरह की चीज़ें पसंद है। तो वो सारा डेटा कलेक्ट और स्टोर हो सकता है, जिससे आप डायरेक्टली जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो, उनको मार्केटिंग कर सकते हो कि वो फटाफट जो उनको चीज़ चाहिए उनको मिल जाए तो वो उसको बाय कर ले विदाउट लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस। अदर थिंग इज़ लॉक द कस्टमर। अब कस्टमर्स को कैसे लॉक कर सकते हैं? रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, लॉयल्टी बोनस दे सकते हैं, कैशबैक वगैरह वाले ऑप्शन दे सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कंपैटिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट आर एडजस्टेड सच अ वे दैट यूज ऑफ स्पेयर नेसेसरीली टू बी ऑफ सेम मैन्युफैक्चरर और कॉस्ट ऑफ स्विचिंग विल बी टू हाई। अब इसका एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, जैसे सपोज़ आप SAP यूज़ करते हो, अपने ऑफिस में SAP यूज़ करते हो, बट अब आप चाहते हो कि आप ओरेकल में शिफ्ट हो जाओ, तो SAP से ओरेकल में शिफ्ट होना इज़ वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग अफेयर।
तो इसलिए मेजरली अगर कोई ओरेकल में शिफ्ट करना चाहता है वो लोग पहले 10 बार सोचते हैं कि हम इधर शिफ्ट करें या ना करें, बिकॉज टाइम भी बहुत लगता है और पैसा भी बहुत लगता है। तो इस तरह से लोग कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के साथ लॉक कर देते हैं कि अगर वो शिफ्ट करना भी चाहें तो पहले वो सोचेंगे कि क्या ऐसे काम चल जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ स्विचिंग हाई होगा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बना देंगे उसको। ठीक है। अब अदर जो दूसरा फोर्स था, इट वाज थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स हमने देखा था कि हमारे प्रोडक्ट का कोई अदर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो मार्जिन लेस हो जाते हैं। जैसे सब हमने एग्जांपल लिया था कोका कोला का, कोक एंड पेप्सी का। तो इसमें आईटी कैसे वो करता है, अब इसमें होता है कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, अगर आपको थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स को काउंटर करना है तो बदलती टेक्नोलॉजी के साथ, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आप जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं आप उसको चेंज करते रहो। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, वाई एप्पल आईफोन कॉन्टिन्यूली कमिंग विद न्यू मॉडल सो दैट देयर इमिटेशन बिकम्स डिफ़िकल्ट। अब जो एप्पल वाले हैं वो हर वक्त न्यू आईफोन्स लॉन्च करते रहते हैं, न्यू मॉडल लॉन्च करते रहते हैं, जिससे उनका जो इमिटेशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाए, प्लस न्यू टेक्नोलॉजी उसमें इंटीग्रेटेड होती है और जो उसको सिक्योर करा लेते हैं वो लोग थ्रू पेटेंट्स, जिससे जो उनके राइवल्स हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट्स ना डेवलप कर पाएँ। ठीक है। तो इससे थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स डिक्रीज़ हो जाता है। कॉम्पिटिटिव रिवलरी, all the four forces may come together to produce this force. Intensity of competition will determine the effect on profitability or market share. Will be stiff if number of firms अगर ज़्यादा है, extra capacity exist करता है और जो products हैं वो homogeneous है और high fixed cost और high exit barriers है। ठीक है। अब all resources at company's disposal may be put into maintain market shares and sales including IT resources. अब जो कंपनी के जितने भी रिसोर्सेज है वो मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट लीडरशिप कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय आईटी यूजिंग JIT, ERP एंड MRP। कॉस्ट लीडरशिप जो है, कॉस्ट लीडरशिप हमने ऊपर पढ़ा था कि कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है कि कम से कम रेट कोट करते हैं सप्लायर्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। मतलब लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी थी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। अब कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी जा सकती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे जब आपका सिलेबस आगे आएगा, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, काइजन कॉस्टिंग, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ों में आईटी की हेल्प लगती है। तो अगर हम आईटी को अडॉप्ट कर लें और हम ये सारी प्रोसेसेस अडॉप्ट कर लें JIT वगैरह, तो इससे हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। तो हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा तो हम कम प्राइस कोट कर पाएंगे मार्केट में अपने जो बायर्स हैं उनको। तो हम कॉस्ट लीडरशिप वाली सिचुएशन में आ जाएंगे, तो हम जो अपने बाकी कंपेटिटर्स हैं वील हैव एन एज ओवर देम। तो इस तरह से आईटी इसमें हेल्प करता है। अब आईटी, IS एंड द वैल्यू चेन भी हमने देख लिया था कि वैल्यू चेन क्या होता है। जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल का जो आपको रिसीव होता है वहाँ से लेके फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी तक की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको वैल्यू चेन कहते हैं। अब वैल्यू चेन में 2 एक्टिविटीज़ थी, प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़। सपोर्ट एक्टिविटीज़ को सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी कहते थे। अब हम इसमें देखेंगे आईटी और IS इसमें कैसे हेल्प करता है। द फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी वॉज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स था रिसीव करना, स्टोर करना और हैंडल करना रॉ मटेरियल को। प्रोक्योरमेंट इसमें नहीं आता था, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था और ये आपको MCQ में भी मिल सकता है कि क्या प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनबाउंड में आता है, तो नहीं आता, वो सपोर्ट एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक है। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स डील्स विद रिसीविंग, स्टोरिंग, हैंडलिंग रॉ मटेरियल। अब इसमें क्या है कि आप वेयर हाउस, जो आपकी वेयर हाउस है आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। वर्चुअल वेयर हाउसेस का कॉन्सेप्ट सबने सुना होगा। वर्चुअल वेयर हाउसेस के कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो अपने जो रॉ मटेरियल वगैरह है उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है। ऑपरेशंस मतलब जो भी आप रॉ मटेरियल्स पे अपने प्रोसेसेस करते हो, जो भी उसको फिनिश प्रोडक्ट में रिज़ल्ट, जो आपका रॉ मटेरियल है वो फिनिश प्रोडक्ट में रिज़ल्ट करे, उसके लिए जो भी आप उस पर ऑपरेशंस करते हो वो वाला प्रोसेस होता है ये। ठीक है। तो इसमें हम कुछ भी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग और टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं टू प्रोसेस द रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। अब होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ये भी सेम है वही वेयर हाउस वगैरह वाला कि कवर, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिलीवरिंग फिनिश गुड्स टू कस्टमर्स। अपार्ट फ्रॉम बार कोडिंग और IFT, IT इज़ यूज फॉर व्हीकल स्केड्यूलिंग एंड ऑटोमेटेड वेयर हाउसिंग। ऑटोमेटेड वेयर हाउसिंग जो हमने ऊपर देखा, व्हीकल स्केड्यूलिंग
कि भाई ये व्हीकल इतने बजे जाएगा, ये प्रोडक्ट को ले जाएगा, उस तरह से IT को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटीज़ कंप्राइजेज मार्केट रिसर्च एंड मार्केट मिक्स। हमें पता है मार्केटिंग एंड सेल्स क्या होता है, मार्केट रिसर्च, मार्केट मिक्स, ठीक है। कस्टमर डेटाबेसेस आर मेंटेन। अब इसमें देख रहे हैं कि ये IT का क्या रोल है इसमें। कस्टमर डेटाबेसेस मेंटेन हो जाते हैं डिजिटली फॉर ईज इन मार्केट सेगमेंटेशन अपार्ट फ्रॉम एनालाइजिंग द हैबिट्स ऑफ कस्टमर एंड ट्रेंड्स देयर इन दीज मेक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ईजी। ये हमने ऊपर देखा था कि IT की हेल्प से हम कस्टमर का डेटा मेंटेन कर सकते हैं कि उनकी क्या बाइंग हैबिट्स हैं, उनको क्या चीज़ें पसंद है, ये सब चीज़ें। तो इस बाय मेंटेनिंग ऑल दिस डेटा हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। आफ्टर सेल सर्विसेज वो एक्टिविटीज़ होती हैं जब हमने सेल कर दिया, उसके बाद अगर कुछ रिपेयर वगैरह चाहिए या कुछ इंस्टॉलेशन चाहिए या कुछ जो हमारे बायर हैं उनको ट्रेन करना है कि भाई इस प्रोडक्ट को इस तरह से यूज़ करना है, तो वो होती है आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है। अब कंप्यूटर सिस्टम्स कैन बी रिलाइड फॉर शेड्यूलिंग रिपेयर्स, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, वो रिमोट सर्विस सॉफ्टवेयर हेल्प्स मैन्युफैक्चर ऑफ इक्विपमेंट मशीन्स एंड कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस मॉनिटर देयर प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड आफ्टर सेल प्रोडक्ट सपोर्ट एंड मेंटेनेंस एट द कस्टमर साइट्स। अब हमारी आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में फर्स्ट इज़ फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। ये डील करता है विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद कैन बी यूज टू इम्प्रूव द कोलैबोरेटिव वर्क फ्लो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वर्क फ्लो के लिए। अब इसमें ये कह रहे हैं कि आप जो नॉर्मल अकाउंटिंग वगैरह है उसकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसकी जगह यू कैन यूज़ SAP ओरेकल तो सबने सुना होगा। कोई भी यू कैन यूज़ एनी ERP बी इट SAP और ओरेकल और PeopleSoft for identifying and planning the enterprise wide resources need to record, produce, distribute and account for customer orders, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वो जो पेन पेपर वाला चीज़ होता है उसकी जगह यू कैन यूज़ ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स टू मेंटेन द कस्टमर ऑर्डर्स डेटा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, how the firm uses technology, therefore this includes ITI strategy for state roadways buses. Now online ticket booking is available, helps in better management apart from reducing the risk of fraud। जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, जैसे अब ये यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे रोडवेज बसेस थी, पहले हमें वैसे टिकट्स मिलती थी बट अब हम ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं, तो इस तरह से रिस्क ऑफ फ्रॉड भी कम हो रहा है बिकॉज हमारे पास भी जो सप्लायर है उसका सारा इन्फॉर्मेशन है, सप्लायर के पास भी हमारा सारा इन्फॉर्मेशन है, तो कोई यूँ ही नहीं बुक हो सकता अब उस बस में, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिस्क्राइब हाउ पीपल कंट्रीब्यूट टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देयर इज अ रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इम्पैक्टिंग HR प्रैक्टिसेस। सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज आर पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। HR प्रैक्टिसेस जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, एक तो जब हम हायर किसी को करते हैं, जब हमने कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह दिए होंगे या कुछ करा होगा, तो जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, उसमें इंटरव्यू वगैरह से पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो वो भी IT की हेल्प से ही होता है। रिमोट प्रॉक्टरिंग की मोड पे एक ऑनलाइन टेस्ट होता है टू नो हाँ कि पर्सन का ये पर्सनालिटी कैसा है, कि पर्सन का थिंकिंग कैसा है, पर्सन के पास नॉलेज है या नहीं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इस तरह से जो HR एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो HR के ऊपर जो बर्डन है, मतलब ये सब चीज़ें करने का, वो थोड़ा रिड्यूस हो गया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो IT की हेल्प से ही हो जाती है। उसके बाद सिर्फ ये जो इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस है ये जाके करना होता है, तो उसमें ज़्यादा काम रहता नहीं है। अब अगला है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट भी वही है कि हम टेंडर मंगा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसमें नॉट ओनली प्राइवेट, सो वी हैव कंप्लीटेड होल ऑफ चैप्टर नंबर 1। तो अब जो इसके बैक क्वेश्चंस हैं, MCQs है, नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड फॉर द सेम। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर कुछ भी आपको चेंजेस करना है, कुछ भी पसंद नहीं आया, सो प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल रेक्टिफाई इट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।